हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। मैं दीपक पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरी क्लास के अंदर। तो बेटा, आज मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। LLP बोलते हैं बेटे इसको प्यार से, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो बेटा थोड़ा सा इसके बारे में एक सिनेरियो दिमाग के अंदर डालते हैं कि ये एक्ट एक्चुअली में क्या है, ये एक्ट एक्चुअली में आया क्यों। बेटा इस एक्ट के आने का जो रीजन था उस रीजन को सुनना बहुत ध्यान से। लिखा हुआ लिमिटेड लायबिलिटी और इसके आगे लिखा है पार्टनरशिप एक्ट 2008। बेटा आप लोगों ने एक एक्ट शायद पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है, वैसे आपको LLP से पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ही मैंने पढ़ाया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था बेटे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैंने ये कहा था पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कुछ ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी मैंने। पार्टनरशिप के अंदर बताया था कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। पार्टनरशिप में हमने ये भी बात पढ़ी कि पार्टनर्स की लायबिलिटी बेटा अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर हमने ये पढ़ा कि अगर कोई फर्म चल रही है, पार्टनरशिप फर्म, उसकी लायबिलिटी, फर्म की जो लायबिलिटी है पार्टनर के साथ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब कि एक पार्टनर जब तक बाहर के लोगों का कर्जा चुकाता रहेगा, जब तक उसके घर के बर्तन भी ना बिक जाए, अगर कर्ज का अमाउंट ज्यादा हो। तो पार्टनरशिप के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हुआ करती थी। पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक कंसेप्ट था म्यूचुअल एजेंसी का, जिसमें कि एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल होता है और वो एजेंट भी होता है। मतलब कि कोई दूसरा पार्टनर अगर कोई काम कर देता है तो पहले वाले पार्टनर को, यानी कि दूसरे पार्टनर को उसका नुकसान उठाना पड़ता था म्यूचुअल एजेंसी के कंसेप्ट की वजह से। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होता है और वहां पर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी पार्टनर्स को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनलिमिटेड लायबिलिटी की होती थी कि लिमिटेड लायबिलिटी नहीं थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। यानी कि कल को फर्म अगर वाइंडिंग अप में जाती है, लिक्विडेट होती है, तो अगर कर्ज का अमाउंट बहुत ज़्यादा हुआ तो पार्टनर्स को अपने घर से एसेट्स लाकर देनी पड़ेगी, घर से पैसे लाकर देने पड़ेंगे, तो जाकर कर्जा जो है वो चुकेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए एक एक्ट आया। एक्ट का नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। बेटा ये वाला जो एक्ट था, ये वाला एक्ट क्या कहता था, इस एक्ट के अंदर बात ये बताई गई कि ये एक्ट पूरा का पूरा आपको पता है कंपनी की तरह ही है। ये बस कंपनी नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम फीचर्स जो है ना वो कंपनी की है। जैसे एक कंपनी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, लेकिन कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, यहां नहीं होता। कंपनी की ऑडिट कंपलसरी होती है, यहां पर एक लिमिट सेट है। सब कुछ पढ़ेंगे हम आगे, मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूं। मतलब कि एक LLP कंपनी, एक LLP जो होती है ना, इसको आप LLP कंपनी बोलते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी बोल देते हो, क्योंकि ये LLP का जो एक्ट है ये गवर्न एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि इस एक्ट को चलाता भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ही है, ROC। मतलब कि अगर आपको LLP बनानी है तो आपको सारी परमिशन इन्हीं ROC से लेनी पड़ेगी, जो परमिशन एक कंपनी को लेनी पड़ती है बनाने के लिए अपने आप को। कंपनी के अंदर कंपनी की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो मेंबर ने जितने शेयर्स जो है ले रखे हैं उतनी।
ऐसे ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में ये कंसेप्ट आया कि अगर कोई पार्टनर है वो एलएलपी बनाकर रह रहे हैं तो पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी उतने ही अमाउंट तक जितना कि उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन का वादा किया है एक अपनी फर्म को। दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? कई लोग कहते हैं कि एलएलपी और कंपनी के अंदर बहुत फर्क है, एलएलपी में कंप्लाइंसेस कम है, कंपनी बनाओ तो कंप्लाइंसेस बहुत होते हैं। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ कंप्लाइंसेस कम है एलएलपी में, लेकिन अगर आप एलएलपी बनाते हो और अगर आपके पास ऑप्शन कंपनी बनाने का भी है, प्राइवेट कंपनी, तो मैं आपको चूज करूंगा प्राइवेट कंपनी बनाना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एलएलपी में आप इंजॉय नहीं कर सकते। वो पूरा एलएलपी पढ़कर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जब आप पूरा एलएलपी और पूरा कंपनी पढ़ लोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों के बीच का फर्क क्या है। तो मैं आपको एलएलपी की शुरुआत करवाने जा रहा हूं। मैंने आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का। मैंने कहा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसलिए बनी क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट हुआ करता था, कोई और पार्टनर हरकत करता था, दूसरे को भुगतना पड़ता था। वहां अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी पार्टनर की, फर्म बंद हो जाती थी, पार्टनर को अपने घर से पैसे लगाने पड़ते थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वहां पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हुआ करता था, या रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इस तरीके की हम लोग बात करेंगे इस एलएलपी एक्ट में। देखो बेटा, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, आपने अगर नोट किया हो, मैंने सबसे पहले बताया एलएलपी एक्ट जो है वो नोटिफाइड हुआ है 9 जनवरी 2007 को, बट ऊपर क्या लिखा है? एलएलपी एक्ट 2008। ये नोटिफाइड हुआ था 9 जनवरी 2007 को और पार्लियामेंट में पास हुआ 12 दिसंबर 2008 को। और कुछ दिनों बाद ही, देखो साल का फर्क पड़ गया लेकिन दिन ज़्यादा नहीं है, 20 से 25 दिनों में भारत के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस बिल को मंजूरी दी और उसके बाद वो ऑफिशियल गैजेट में आ गया और वो चीज़ एलएलपी एक्ट बन गई। बात समझ में आ रही है? तो 2-3 बातें इंट्रोडक्शन की लिखी है मैंने आपको, और उसके बाद हम नॉर्मल जैसे नोटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। यहां लिखा है एलएलपी हैज बीन एडमिनिस्टर्ड बाय द एमसीए एंड आरओसी। मैंने क्या कहा था बेटा? पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना कहां पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो एलएलपी का पूरा एक्ट जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, जो चला रहा है इस एक्ट को, वो एमसीए है। और चौथा पॉइंट मैंने लिखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होता एलएलपी पे। पार्टनरशिप एक्ट अलग है, एलएलपी अलग है, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल अलग से पढ़ते हो, इसलिए आप लोग इसको एकदम अलग पढ़ते हो, बिल्कुल अलग पढ़ते हो। बात कुछ समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस चैप्टर की। शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, यानी कि यहां पर क्या है, कंपनी अपने आप को लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। तो पहला प्रश्न ये होता है कि हु कैन बी पार्टनर्स इन द एलएलपी? कौन कौन लोग एलएलपी के पार्टनर हो सकते हैं? तो बेटा पार्टनरशिप फर्म में आपने देखा होगा कि नेचुरल पर्सन ही फर्म के पार्टनर होते थे। मिस्टर ए बी सी डी ह्यूमंस, नेचुरल पर्सन्स एक फर्म के पार्टनर हो सकते थे। अब एलएलपी जब से आया तो बड़ा फायदा हुआ। एलएलपी के आने में क्या हुआ कि अगर कोई नॉन नेचुरल पर्सन है, मतलब कि एक कंपनी अगर चाहे किसी एलएलपी का पार्टनर बनना तो वो भी बन सकती है। एक कंपनी कैन बी ए पार्टनर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब जैसे कि मान लो कोई एक फर्म है एलएलपी और उसकी एक पार्टनर मिस्टर एक्स लिमिटेड बनना चाहती है, मिस्टर नहीं एक्स लिमिटेड बनना चाहती है, तो क्या एक्स लिमिटेड पार्टनर बन सकती है? आंसर है यस, बिकॉज ये एलएलपी का ही कंसेप्ट है जो कहता है कि अगर आप नॉन नेचुरल पर्सन हो तो भी आप पार्टनर बन सकते हो। तो यहां से मैं शुरुआत करता हूं आपके एक्ट की। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया? नहीं किया तो नोट करो।
तो भैया एलएलपी आपकी शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक कहता है हु कैन बी पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी के अंदर कौन बंदा जो है वो पार्टनर बन सकता है। बेटा ध्यान से सुनना, एलएलपी के अंदर नेचुरल पर्सन और नॉन नेचुरल पर्सन। नॉन नेचुरल पर्सन मतलब जैसे कि कंपनी, बोथ कैन बी ए पार्टनर ऑफ एलएलपी। अगर एक कंपनी चाहती है किसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का पार्टनर बनना तो पूरी की पूरी छूट है, बन सकते हो। लेकिन किंतु परंतु बंधु ध्यान रखना बात को, अगर आप एलएलपी बनाना चाहते हो तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। देखो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी सेक्शन 4 डेफिनेशन था जो कि कहता था पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। तो एक पार्टनरशिप आप चाहे एलएलपी बना रहे हो चाहे आप नॉर्मल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जा रहे हो, भाई पार्टनरशिप तो तभी करोगे ना जब आप एक से ज़्यादा हो। क्या अपने आप से शीशे के सामने खड़े होकर पार्टनरशिप कर सकते हो? नहीं। तो पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 2 चाहिए। इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि दोनों नेचुरल होने चाहिए, मतलब दोनों ह्यूमंस होने चाहिए। यानी कि एक कंपनी एलएलपी की पार्टनर बन सकती है, लेकिन वो कंपनी एलएलपी में जो मिनिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है ना उनको पूरा नहीं कर सकती। 2 मिनिमम नेचुरल पर्सन जो है ना वो होने ही चाहिए कंपनी के अंदर एज ए पार्टनर। इसके अलावा आप तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने मर्जी पार्टनर बनवा लो कंपनी के, कोई बात नहीं, आ जाओ, लेकिन मिनिमम 2 नेचुरल पर्सन होने बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। टॉपिक आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला, उसके अंदर बताऊंगा। तो यहां पर एक बात नोट, मिनिमम 2 नेचुरल पर्सन मस्ट बी ए पार्टनर इन एलएलपी। मतलब अगर आप सिंपल वर्ड में बोलो ना तो 2 कंपनी एलएलपी नहीं बना सकती है। अगर 2 कंपनियां चाहे ना मिलकर, मान लो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड मिलकर चाह रही है एलएलपी बनाना तो नहीं बना सकती। यहां पर तो 2 नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बात कुछ समझ में आ रही है? तो अगर आप बनाना चाहोगे एलएलपी देन यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइन ऑफ एलएलपी एक्ट दैट मिनिमम 2 नंबर ऑफ नेचुरल पर्सन ओनली कैन फॉर्म एलएलपी। बात कुछ समझ में आ रही है? तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये 2 नेचुरल पर्सन की ज़रूरत है एलएलपी को बनाने के लिए, और मान लो कि इन 2 नेचुरल पर्सन में से किसी एक की डेथ हो गई, मतलब पार्टनरशिप चल रही है और उस पार्टनरशिप के अंदर 2 ही पर्सन है और दोनों नेचुरल पर्सन है, वो कंपलसरी है, और उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, तो क्या सर एलएलपी ख़त्म हो जाएगी? ये तो जितना तामझाम हम लोगों ने किया, ये कंपनी बनाई, एलएलपी बनाई, ये सब क्या ख़त्म हो जाएगी? आंसर है नो। बेटा 6 महीने का समय है। अगर कोई नेचुरल पर्सन जो है चला जाता है, डेथ हो जाती है या छोड़कर चला जाता है या कोई भी बात हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर नया लेकर आ जाना। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? 6 महीने में नया लेकर आ जाना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
यानी कि आपके लिए टॉपिक है रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर। बेटा ये मेंबर मत लिखो, गलती से लिख दिया पार्टनर। रिडक्शन इन नंबर ऑफ पार्टनर। तो बेटा इफ नंबर ऑफ पार्टनर जो कि नेचुरल है यानी कि इंडिविजुअल है, रिड्यूस्ड बिलो 2 then it must be increased back within 6 months, otherwise firm will become इलीगल एसोसिएशन। वरना ये फर्म क्या बन जाएगी जी? इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। बात कुछ समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे? तो यहां कह रहा है कि अगर कोई फर्म रिड्यूस हो गई अपने नंबर ऑफ मेंबर से, कोई बात नहीं यार, नंबर ऑफ मेंबर हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर रिड्यूस हो जाते हो तो 6 महीने के अंदर जो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन मान लो डेथ हो गई या कोई भी कारण हो गया, 6 महीने के अंदर उन मेंबर्स को, सॉरी मेरे मुंह से ये मेंबर्स निकल रहा है, अभी पिछला बैच कंपनीज एक्ट का पढ़ा के आया हूँ तो गलती से निकल जाता है, कंपनीज एक्ट में मेंबर बोलते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या पार्टनर छोड़कर चला जाता है, मैं नेचुरल की बात कर रहा हूं क्योंकि मिनिमम 2 नेचुरल होने चाहिए, तो 6 महीने के अंदर आप उनको अपॉइंट करोगे, रीअपॉइंट करोगे। समझ में आ गई बात? वरना 6 महीने बीत गए और कोई भी नया पार्टनर नहीं लेके आए, पार्टनरशिप आपकी जो है वो इलीगल एसोसिएशन बन जाएगी। ये कंपनीज एक्ट भी कहता है। ठीक है जी, क्लियर है जी? अब बेटा अगला टॉपिक है, वो टॉपिक कहता है, वो बड़ा अच्छा टॉपिक है एलएलपी का, इसको कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक कंपनी को, कंपनी की बात कर रहा हूं, जैसे कि एक कंपनी को चलाने के लिए कुछ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, जो पूरी कंपनी की जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं और भविष्य में कोई गड़बड़ भी होती है तो उन्हीं डायरेक्टर को लायबिलिटी ठहराई जाती है। तो ऐसे इस एलएलपी को चलाने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जरूरत होती है। इस एलएलपी को चलाने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जरूरत होती है, मतलब कि वो लोग जिनको एक तरीके से देखें ना, वो जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं ना, सेम वैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर उस एलएलपी के टाइप ऑफ डायरेक्टर ही मान लो आप। जितनी भी पनिशमेंट मिलेगी वो भी उनको मिलेगी, सारी चीजें उनको मिलेगी। याद रखना, एक एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने बहुत जरूरी है। याद करो मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आप किसी भी एलएलपी को बनाते हो तो 2 इंडिविजुअल का होना बहुत जरूरी है। वो इसकी वजह, दूसरी वजह यह भी है कि यहां पर एलएलपी एक्ट में डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेप्ट आया, जो कि ये कहता है कि एलएलपी अगर आप बनाना चाहोगे तो मिनिमम 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना जरूरी है, जो कि परफॉर्म करेंगे क्या, अपनी ड्यूटीज एलएलपी की। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ करी
तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। याद रखना, मान लो कि कोई एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो छोड़कर चला गया या मर गया या पागल हो गया, तो 30 दिन के अंदर, जिस दिन ये काम हुआ उसके 30 दिन के अंदर नया डेजिग्नेटेड पार्टनर लाना पड़ेगा, नया डेजिग्नेटेड पार्टनर लाना पड़ेगा। और 3 सिचुएशन ऐसी है, 3 सिचुएशन में पर्सन को डेजिग्नेटेड पार्टनर हम नहीं बनाएंगे। जब वो पर्सन इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर चुका हो कोर्ट के अंदर, जब वो पर्सन ने क्रेडिटर्स वगैरह के साथ डिफॉल्ट किया हो, या वो पर्सन जो है जेल की हवा खाकर आया हो 6 महीने से ज्यादा तक। 10-15-20 दिन नहीं, 10-15-20 दिन में तो लोगों को एक ट्रायल बेसिस पे भी जेल में डाल देते हैं, बेशक वो गलत ना हो, तो बाद में पता लगता है कि वो इनोसेंट है या नहीं है। लेकिन 6 महीने से ज्यादा अगर कोई पर्सन जेल में होगा तो ऐसी सिचुएशन में उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर की उपाधि नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? तो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डेजिग्नेटेड पार्टनर का। बेटे यहां पर यह बात याद रखना, every company have, every LLP have minimum 2 designated partners। और ये जो बेटा डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ये अपॉइंट होंगे बिफोर इनकॉर्पोरेशन, अपॉइंट होंगे बिफोर इनकॉर्पोरेशन। बात को समझ में आ रही है? दे विल बी लाइबल फॉर एनी मिस हैपनिंग। कोई मिस हैपनिंग होगी तो ये लोग लाइबल होंगे। क्लियर है जी? इन दो में से कम एक, एटलीस्ट वन मस्ट बी इंडियन रेजिडेंट। इनमें से कम एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भारत का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है, इंडियन रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब इंडियन रेजिडेंट क्या होता है बेटा? एक वो पर्सन जो भारत के अंदर 182 दिन से ज्यादा 182 दिन से ज्यादा एक साल में रहता है, उसको भारत का रेजिडेंट मानते हैं। और इससे ज्यादा नॉलेज अगर चाहिए तो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 2 है, रेजिडेंशियल स्टेटस, मौका मिलेगा तो पढ़ लेना। कह रहा है एटलीस्ट वन मस्ट बी इंडियन रेजिडेंट। याद रखना, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है, इफ कैजुअल वैकेंसी समझते हो? मान लो किसी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसने रेजिग्नेशन दे दिया, या कोई ऐसी बात हो गई कि अब 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है ना उनमें से एक ही बचा है, मान लो। इफ कैजुअल वैकेंसी देन इट मस्ट फिल विद इन 30 डेज। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो भैया 30 दिन के लिए उसको क्या कर लेना? फिल कर लेना। डेजिग्नेटेड पार्टनर भाई समझ में आ गया? 3 लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो। समझ में आ रहा है ना एलएलपी? अभी तो बहुत सारी बातें एलएलपी की, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ये।
चलो जी अगली बात करते हैं। अगली बात कहता है कि बेटे फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये बताऊंगा मैं आपको। फॉलोइंग पर्सन्स कैन नॉट बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। कुछ लोगों का मैं आपको नाम बताता हूं, वो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर की जो है ना कैटेगरी में नहीं आएंगे। वो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। 3 नाम मैं आपको लूंगा। सबसे पहली बात, वो बंदा जिसने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करवाने के लिए अप्लाई किया है। बेटा इंसॉल्वेंसी हमेशा कोर्ट में जाकर अप्लाई करते, खुद कोई इंसॉल्वेंट नहीं होता। ऐसे तो हम 20 लाख रुपए किसी से कर्ज ले ले और अगले दिन घर के बाहर बोर्ड लगा दे दैट आई एम इंसॉल्वेंट, अब मेरे से मत मांगने आना पैसे। तो ऐसे तो पूरा इंडिया ऐसे ही करने लग जाएगा। तो इंसॉल्वेंट आप अपने आप नहीं हो सकते। पर्सन हु अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, एक तो ये बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर की कैटेगरी में नहीं आता। दूसरा वो बंदा पर्सन हु डिफॉल्टेड with creditors in last 5 year। पिछले 5 साल में वो बंदा जो अपने क्रेडिटर से डिफॉल्ट कर कर बैठा हो, वो पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता। अरे भरोसा कैसे करेंगे भाई, तू खुद कहीं से डिफॉल्ट कर करके आ रहा है, तू यहां पर मेरी LLP को संभालने की बात कर रहा है। तू नहीं संभाल सकता। यू आर नॉट एबल फॉर द सेम। समझ में आ रही है बात। अब आपकी तीसरी बात हम करेंगे, पर्सन हु हैज बीन इन जेल फॉर 6 months और मोर। बंदा वो जो जेल में 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए रहा हो। तो ये तीसरा पर्सन भी डेजिग्नेटेड पार्टनर की कैटेगरी में नहीं आता। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है जी? बात क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है बेटे, अब हम कंपनी को फर्म को LLP को बनाने की तैयारी करते हैं। LLP को बनाने की तैयारी करते हैं। बेटा मेरी बात सुनो, LLP को हमें इनकॉर्पोरेट करना है। आप लोग अगर कंपनीज एक्ट पढ़ चुके हो, और अगर कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा तो बाद में जाकर पढ़ोगे। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में ही बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, ROC। ROC वो होता है जिसके पास जाकर हम कंपनी को अपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, बनाते हैं। और उसी ROC के पास आपको अपनी फर्म को बनाने भी जाना है। आप अपनी फर्म को बनाने भी उसी ROC के पास जाओगे। इसका मतलब आप अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए जब ROC के पास जाओगे तो पहले आपको उस फर्म का नाम अवेलेबल है या नहीं है वो ROC से पूछना पड़ेगा या नहीं? डेफिनेटली पूछना पड़ेगा। यानी कि आप LLP को बनाने से पहले ROC के पास अपना नाम रिजर्व कर कराओगे। आप कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकते जो किसी और LLP से मैच करता हो, तो आपको डिफरेंट नाम की ज़रूरत पड़ेगी।
अब डिफरेंट नाम की ज़रूरत पड़ेगी तो ROC के पास जाकर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम चेक करना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपना गूगल पर अकाउंट बनाते हो, जीमेल, तो आपने डाला कोई भी नाम तो वहाँ पर लिखा आता है दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम, आप प्लीज़ कुछ और नाम आप डालो, तो आप डिफरेंट नाम डालते हो। ऐसे ही LLP का नाम जो है आपको फॉर्म नंबर 1 में ROC को अप्लाई करना पड़ेगा। ROC चेक कर कर आपको नाम बता देगा और वो नाम आपके लिए 3 महीनों तक रिजर्व होगा। कितने महीनों तक? 3 महीनों तक। यानी कि आप बाकी की फॉर्मेलिटीज फर्म को बनाने की उस 3 महीनों के अंदर कर लेना, नाम आपको अवेलेबल हो ही गया। 3 महीने में बाकी सारी फॉर्मेलिटीज जैसे कि फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर, पार्टनर्स की डिटेल, सारा रजिस्टर्ड ऑफिस फर्म का, ये सब कुछ ROC को दे देना। फिर ROC क्या करेगा? आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा और वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इस बात का एविडेंस होगा कि आपकी LLP जो है प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड हो रखी है। और ये सारी डिटेल देने के साथ में कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, उनकी स्टेटमेंट भी डालना, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, CMA है, कंपनी सेक्रेटरी है। ये कॉमर्स की दुनिया में यही 3 धुरंधर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट। इनकी स्टेटमेंट देनी होगी। इनकी स्टेटमेंट में साफ साफ ये लिखा होगा कि एवरीथिंग जो कि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है इस फर्म ने पूरा कर दिया है। उनकी स्टेटमेंट चाहिए, उनके सिग्नेचर चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटे? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखो टॉपिक रिजर्वेशन ऑफ द नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम। बेटा क्या होगा? मैंडेटरी है, मैंडेटरी टू टेक नेम कंफर्मेशन, नेम कंफर्मेशन फ्रॉम ROC। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंडेटरी है कि आप नाम की कंफर्मेशन ROC से लोगे। यानी कि आप ROC को एक फॉर्म नंबर 1 दोगे ROC को। फिर ROC क्या करेगा? एक नाम अलॉट करेगा, नेम अलॉट करेगा टू LLP। ये LLP को बनाने के लिए नाम अलॉट करेगा। और बेटा ये नाम जो है ना, ये रिजर्व रहेगा 3 महीनों तक के लिए। नेम विल बी रिजर्व्ड फॉर 3 मंथ्स। आ गई बात समझ में? ये नाम 3 महीनों के लिए क्या रहेगा? रिजर्व रहेगा। और याद रखना बेटे, आप जब नाम की एप्लीकेशन दोगे ना तो ये ROC विदिन 7 डेज आपको नाम अलॉट करेगा विद नो फी। कोई फीस नहीं है ROC पे नाम पूछने की, कोई भी फीस नहीं है। बात कुछ समझ में आ रही है? जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा ना, सारा का सारा अप्रूवल मिल गया एप्लीकेशन का, आप नाम का अप्रूवल वगैरह मिल गया, तो आप फॉर्म नंबर 2 भरोगे। उस फॉर्म नंबर 2 के अंदर कुछ डिटेल्स होंगी। फॉर्म नंबर आपको याद करने की इतनी ज़रूरत है नहीं, बट मेरी जिम्मेदारी है इसको बताने की। और अगर याद हो जाए तो इसको भूलना भी मत। कहीं ऐसे अपने आप को बोले भूल, सर ने मना किया भूल, ऐसा मत करना। अगर याद हो जाए तो इसको याद रखना, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक ये कहता है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन। जब आपको नाम मिल गया तो आप अप्लाई करोगे इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म नंबर 2 में। तो लिखेंगे, हेडिंग है एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन।
तो मेरे भाई ये कहता है आफ्टर गेटिंग नेम अप्लाई in form number 2 with following details. अप्लाई करो, और बेटा ये जो अप्लाई करेंगे ना, ये 3 महीनों के अंदर करेंगे। अप्लाई विद इन 3 मंथ, क्योंकि नाम की अप्रूवल कितने दिनों के लिए मिलती है? 3 महीनों के लिए मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या डिटेल देनी है हमें नाम के लिए एप्लीकेशन देने के लिए, तो वो डिटेल की जरा लिस्ट हम लोग सुनेंगे। वो डिटेल की लिस्ट है बेटा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला नेम ऑफ द एलएलपी, उस फॉर्म में जो नाम अलॉट हुआ है उसका नाम लिख दो। फॉर्म नंबर 2 में अब हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं। पहले हमने फॉर्म नंबर 1 भरा था नेम की अवेलेबिलिटी के लिए, नाम हमें मिल गया है और 3 महीनों का समय मिला है उस नाम का यूटिलाइज करने के लिए, मतलब अपनी एलएलपी को बनाने के लिए। उसी 3 महीने में हमने ये पूरा का पूरा प्रोसीजर किया। नेम ऑफ द एलएलपी हमने लिख दिया, बिजनेस ऑफ द एलएलपी यानी कि प्रपोज्ड बिजनेस, प्रपोज मतलब करने वाला बिजनेस, अभी एलएलपी बनी थोड़ी है, अभी तो बनेगी, इसलिए प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ द एलएलपी हम करेंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ द एलएलपी, एड्रेस ऑफ एलएलपी, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनरों का नाम और एड्रेस। और ये लास्ट वाला बड़ा अच्छा है, ये देखो कितनी इज्जत दे रहे हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, उनका नाम और उनका एड्रेस भी आप दे दो। समझ में आ गई बात? डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस भी आप दो। देखो बिल्कुल स्पेशली लिखा हुआ है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में, तो कितनी रिस्पेक्ट है। अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर समझ में आया ना, पहले पढ़ाया था बेटा, पूरे डायरेक्टर की तरह होते हैं ये कंपनी के, और 2 होने बहुत जरूरी है मिनिमम। ठीक है जी। और इसी इनकॉर्पोरेशन के साथ, इसी फॉर्म नंबर 2 के साथ प्रोफेशनल की एक स्टेटमेंट भी देनी है, स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल, जिसमें प्रोफेशनल ये एडवोकेट करेगा, एडवोकेट मतलब वो एक वकालत करेगा इस बनने वाली एलएलपी के लिए कि भाई जितनी भी फॉर्मेलिटीज इनकॉर्पोरेशन की हो गई हैं वो सारी इन्होंने पूरी कर दी है, अदरवाइज फाइन लगेगा। ठीक है जी, तो पढ़ लेते हैं क्या फाइन लगने वाला है। हेडिंग बनाओ, लिखो स्टेटमेंट बाय प्रोफेशनल। स्टेटमेंट बाय प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाएगी। अब वो स्टेटमेंट क्या दी जाएगी उसको ध्यान से सुनो। अपार्ट फ्रॉम फॉर्म नंबर 2, a declaration is given by CA, CMA or CS that everything
in relation to incorporation of LLP are complied with। बात कुछ समझ में आ रही है? और याद रखना बेटे, अगर कोई गड़बड़ होती है, गड़बड़ के केस में पेनल्टी लगेगी। ये पेनल्टी बेटा ध्यान से सुनना, ये पेनल्टी मिनिमम जो होगी ना 10,000, मैक्सिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम 2 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है बेटा जेल। जेल की हवा भी खा सकते हैं अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर, एलएलपी को बनाने के टाइम पर कोई गड़बड़ या कोई घोटाला किया हो। तो कोई भी अगर गड़बड़ घोटाला किया होगा ना, तो वहां पर देखो मैंने लिखा है मिनिमम जो है 10,000 और मैक्सिमम जो है वो 5 लाख और 2 साल की जो है वो जेल हो सकती है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो जब फॉर्म नंबर 1 से नाम मिला, उस नाम के साथ बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, फॉर्म नंबर 2 भरा, आरओसी के पास दिया, फॉर्म नंबर 2 के साथ एक स्टेटमेंट दी CACS CMA की, उसको भी डाल दिया। तो अब वो सारी डिटेल्स मिल गई ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उन सारी डिटेलों को पढ़ेगा और वेरीफाई कर लेगा, आफ्टर वेरिफिकेशन ROC जब सेटिस्फाइड हो जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इसने पार्टनरशिप ने LLP को बनाने में कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं किया है, तो ROC एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा जो इस बात का प्रमाण होगा, जो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि फॉर्मेलिटीज जितनी भी होती है इनकॉर्पोरेशन करने में एक पार्टनरशिप को, LLP को, वो सारी फॉर्मेलिटीज इस LLP ने पूरी कर ली है। और ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि अब ये LLP एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप बन चुकी है। अब कोई इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। क्लियर है जी? तो यानी कि अब मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हेडिंग बनाओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये कब मिलता है? when ROC inspect and verify all documents and satisfied with all formalities ROC will issue certificate of incorporation of LLP। बात कुछ समझ में आ रही है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर कंटेन्स, इसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो होगा ना आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। यानी कि अब एक नंबर अलॉट हो गया। जैसे कि आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, मान लो क्लास, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया बीकॉम के लिए,
तो आपको एक रोल नंबर अलॉट होता है, रोल नंबर 11। आपको जब भी आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपको एक रोल नंबर से जाना गया होगा। तो ऐसे ही इस LLP को अब अस्तित्व मिल चुका है, मतलब कि इस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अब एक अस्तित्व बन चुका है, इसको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल चुका है। जैसे अगर आप लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक पैन नंबर अलॉट होता है, सबको एक पैन नंबर अलॉट होता है। मेरा भी एक पैन नंबर है, आप लोगों का भी एक पैन नंबर है। जिनका अभी तक नहीं बना होगा पैन कार्ड वो बनवाएंगे तो पैन नंबर होगा। सबका एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, यूनिक नंबर। ऐसे ही इनका भी एक यूनिक नंबर है जिसको हम LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होता है LLP को, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस बात का सबूत है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस दैट LLP हैज बीन क्रिएटेड। जो LLP बनी है उसने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज को, सारे काम को जो है वो पूरा करा है। अगर भविष्य में कोई दिक्कत भी आती है, मान लो कोई चैलेंज कर रहा है, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस LLP को, क्योंकि इस LLP को सर्टिफिकेट सरकार ने दिया है। समझ में आ रही है बात? अब जैसे कोई पर्सन है वो दिखने में विकलांग ना हो, सॉरी दिव्यांग बोलते हैं इनको, आई एम सॉरी, दिव्यांग ना हो, पर उसके पास भारत का दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, तो आप उसको नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकते, वो दिव्यांग ही माना जाएगा। अब दिखने में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी दिव्यांग नहीं है, दिव्यांग के बहुत सारे रूप होते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपको एक नोट करना है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस। इसके अंदर नोट करो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP is conclusive evidence that LLP has been created and even if, ये लाइन ध्यान से सुनना, there are thousands error in the incorporation process. Anyone, any person, या ऐसे लिखो नो पर्सन क्वेश्चन एग्जिस्टेंस ऑफ LLP। बात कुछ समझ में आ रही है? चाहे कितने भी एरर हो, अरे भाई ROC ने सर्टिफिकेट दिया है, कोई बंदा इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का यही तो बेनिफिट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का यही तो बेनिफिट होता है। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये हमारा टॉपिक है जो कि एक शुरुआत थी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, सॉरी LLP की। आज एक दो चीज़ें मैं मिस्टेकनली बोल रहा हूँ, हल्की सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन मैं ठीक हूँ। Certificate of incorporation is the conclusive evidence that all the formalities and requirement for formation of limited liability partnership are complied with. Even any person cannot, no one can challenge the trueness of Limited Liability Partnership Act. No man can challenge
द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द LLP। समझ में आ गया? क्लियर है जी? तो बेटे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूँ। हम मिलेंगे अगली क्लास में। थोड़ा सा आज हल्का सा तबीयत मेरी ख़राब सी लग रही है, तो अगली क्लास में मैं इसको LLP को यहीं से आगे बढ़ाऊँगा। उम्मीद है अभी तक LLP जो मैंने आपको आज की क्लास में समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी LLP ख़त्म नहीं हुआ, अभी समय लगेगा इसको ख़त्म करने में। अगली क्लास में मिलते हैं बेटे। तो तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़ाई करो अपने घर पे। मेरी क्लासेस को आपने बुक किया हुआ है, जिसने बड़े टाइम से देखना, बिल्कुल एक शेड्यूल बना के देखा करो उस क्लासेस को। यूट्यूब पे भी आप लोग देख रहे हो मुझे, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, लाइक करो, फॉरवर्ड करो। डाउट्स हो तो डाउट्स पूछो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।